नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। पार्टी से नाराज चल रहे लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। राजकुमार चौहान के बाद कांग्रेस के दो पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने अपने इस्तीफे में पार्टी छोड़ने का कारण भी बताया है। उन्होंने इस्तीफे में उदित राज के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से उदित राज को इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वहां बाहरी उम्मीदवार बताकर विरोध भी तेज हो गया है। इससे पहले रविवार को अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के चुनाव कार्यालय के बाहर काले पोस्टर लेकर खड़े हो गए। इन पोस्टर पर लिखा था, स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, बाहरी नहीं। फिलहाल कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। तो दिल्ली कांग्रेस में कलह देखने को लगातार मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के बाद अब दो पूर्व विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नीरज बसोया और नसीब सिंह ने दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और दोनों ने अपने इस्तीफे में एक ही बात लिखी है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नाराज थे और उदित राज के बयानों को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है अगर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल होंगे तो। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी। सर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपचंद जी, दिल्ली में जो कांग्रेस का हाल देखने को मिल रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान अब लोग आपकी पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। शिकायत सभी की एक ही, जो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है इस बात से काफी नाराज हैं और उदित राज को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। देखिए चौधरी साहब, दो ही कारण होते हैं। पहला डर, दूसरा महत्वाकांक्षाएं होती है। कुछ लोग डर के गए और कुछ लोग महत्वाकांक्षा के कारण गए और कुछ लोगों के वो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो जीवन में संघर्ष भी कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष के मार्ग पे चलते हैं या पाला बदलते हैं, वो उसी तरह के लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन के कारण ये दोनों नेता गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा चौधरी साहब कि आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे? लवली जी कर रहे थे। और लवली जी के साथ ये सारे नीरज बसोया हो चाहे नसीम सिंह हो, ये सारे नेता लगे हुए थे। ठीक है, शुरू से हम भी ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ गठबंधन हो, लेकिन जब हाईकमान के नेतृत्व में गठबंधन हुआ तो सच्चा कार्यकर्ता पार्टी के हित के लिए गठबंधन के साथ खड़ा है, ना कि किसी पार्टी के साथ छोड़ के चला जाए। नहीं, बीजेपी को हराने के लिए आप किसी से भी गठबंधन कर लोगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाए गए। देखिए चौधरी साहब, जो आजकल की जो राजनीति, वो आप सबको पता है कि एक विचारधारा की राजनीति है जी। आज जिस तरह हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए सारे गठबंधन एक साथ हुए हैं। आपने देखा किस तरह आज जो 10 साल में है वो तानाशाह हो चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तानाशाह को उखाड़ने के लिए इस गठबंधन को मतलब सभी दल एक साथ हुए हैं। देखिए आपने जो कहा कि ये चले गए, मैं ऐसे आदमी को कायर समझता हूँ। नहीं, बिना किसी वजह के तो उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। कोई वजह है तभी तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब सीधा सीधा 2 सीटों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता शुरू से विरोध कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की सीट को लेकर और उदित राज की सीट को लेकर। दिल्ली में 7 सीटें हैं, गठबंधन में आपको 3 सीटें मुश्किल से मिली हैं। उसमें भी अगर आपके कार्यकर्ता खुद राजी नहीं है तो आपको प्रत्याशी बदल लेने चाहिए।
देखिए चौधरी साहब, आपके और मेरे कहने से प्रत्याशी नहीं बदला जाता। हाँ। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई है कि दो बंदे बंद कमरे में बैठकर आज नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया, कल किसी और को बना दिया, ऐसा नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी में CWC के मीटिंग होती है, उसके अंदर शीर्ष नेतृत्व बैठता है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन की सीट के लिए प्रबल दावेदार है। और उदित राज जी और आप जिस कन्हैया कुमार जी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। इसमें क्या ऑप्शन है बताइए आप। चलिए ठीक है। आलोक जी, 7 सीटों पर अब की बार बीजेपी ने मात्र 1 सीट पर पुराने कैंडिडेट को उतारा है, मनोज तिवारी को। बाकी 6 के 6 बदले हैं। हालांकि गंभीर ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी, आपको ये टक्कर कितनी मजबूत दिखाई देती है? दिल्ली के 7 सीट हम जीत रहे हैं जी, और ये जीतने में कांग्रेस आपका भी बहुत बड़ा योगदान। इन्होंने जिस तरीके के कैंडिडेट्स उतार दिए, तो आपस में इनका सिर्फ फुटबॉल ही नहीं हुआ है और लगातार लोग या तो रिजाइन कर रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। आज भी 2 पूर्व MLA ने उदित राज जी के नामांकन को मनोनीत करने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया जी। इनके अध्यक्ष अरिंदर सिंह लवली पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहाँ किसी यादव जी को ये लेके आए हैं। और कन्हैया कुमार के चलते आप वाले परेशान। भी मेरी आपके बहुत सीनियर लीडर से बात हो रही पहले, तो कह रही थी कि हमारा नुकसान कन्हैया का क्यों, तो ओरिजिनल हम जिंदा है, फिर काफी जिंदा है, नारा लगाने वाला तो यही पे ना। हाँ, ये तो आपका कहना सही है। तो हमारी राह को और आसान लोग कर दिए हैं जितना पहले नहीं था। इन लोगों के आपसी कला में भी चीजें बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से दूसरी पक्षी हुई। रही बात चेंज करने की, तो चेंज तो हमने 4 ही किए हैं। एक ने तो स्वेच्छा से कह दिया था, जो आपने भी कहा कि भाई मुझे राजनीति नहीं करनी है आगे। हाँ। अब जितना राजनीति करना था मैंने कर लिया जी। तो पार्टी का प्रोगेटिव है, डिसीजन है, नए लोगों को मौका देने की बात है। देखिए हमने कितने नए नए मुख्यमंत्री बना दिए, जिनका लोग नाम भी नहीं जानता था, वो आज मुख्यमंत्री बन के बड़ी दृढ़ता से और सुगमता से चला रहे हैं। तो ये सब तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन होता है। हम लोग डिसिप्लिन पार्टी है, हमारे यहाँ कोई विद्रोह और कोई इस्तीफे की नौबत नहीं आती है जैसा कि और अन्य दलों में है, खासकर कांग्रेस में। बिल्कुल तो सर, कांग्रेस में जुटता हुआ जहाज है, जो जहाज डूबने लगता है, तो जितना आदमी है उसमें वो कूद के बाहर आने लगता है। बड़ी कवायद चल रही है और ये अभी और चलेगी, देखते जाइए। ठीक है। दीपचंद राठौर जी, जब जब कांग्रेस का किसी राज्य में अंदर मतभेद हुआ है, उस राज्य में कांग्रेस को हमेशा नुकसान हुआ है। पंजाब में आपकी अच्छी खासी सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर जी को लेकर जो मतभेद हुआ, सब कुछ खत्म हो गया पंजाब से आपका। अब वही हाल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपस में आपके अंदर कलहबाजी चल रही है, इसका फायदा बीजेपी को सीधा सीधा जाएगा। देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो मैं आलोक भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो कन्हैया कुमार जी के बारे में कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, तो देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग की बात बेबुनियाद है और राजनीति आरोप कुछ होते हैं उन पर, अगर उन पर होते तो उन पर FIR होती और देशद्रोह का मुकदमा होता। आलोक भाई पर आप बता दीजिए, कन्हैया कुमार के ऊपर कहीं FIR हो या देशद्रोह का मुकदमा हो तो आप बताइए। देखिए ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और चौधरी साहब, आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए की बात करें तो सिर्फ आउट गोइंग नहीं है, हमारे पास इनकमिंग भी हुआ है। आपको याद दिला दूं आलोक भाई कि हरियाणा के जो सांसद थे बीजेपी के विजेंद्र, वो हमारी पार्टी में, राजस्थान से राहुल केसवान हमारी पार्टी में आए जो 2 बार के सांसद थे और कांग्रेस पार्टी में आए। उसी तरह से पप्पू यादव हमारी पार्टी में आए। उसी तरह से धनेश्वरी जो कर्नाटक के सांसद थे जयप्रकाश, वो हमारी पार्टी में आए। झारखंड से जयप्रकाश पटेल हमारी पार्टी में आए।
और यही नहीं, ऐसे कई तमाम नेता है जो कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं। ये नहीं है कि इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग भी हो रही है हमारे पास। देखिए, एक तरह का नैरेटिव, और जिस तरह आप बोल रहे कि हमें लोकसभा के अंदर नुकसान होगा, हमें लोकसभा के अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान आलोक भाई को होने जा रहा है। जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन मजबूत है, आज इनसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं तो हिसाब नहीं दे पा रहे। आज दिल्ली वाले किस तरह ट्राई कर रहे हैं, उन पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। आलोक भाई सिर्फ घुमा फिरा के बात करना जानते हैं। मैं आलोक भाई से पूछना चाहूंगा कि आपकी 7 सांसद थे, आप बताइए कितना विकास दिल्ली के अंदर हुआ, बताइए आप। जी आलोक जी, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आउटगोइंग, इनकमिंग भी हो रही है, आउटगोइंग अगर 1%, इनकमिंग अगर 1% है तो आउटगोइंग 98%। बिल्कुल। ये जिन लोगों का नाम गिना है भारतीय जनता पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट किए, भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्टेड मटेरियल्स का नाम बताए, जिनको हमने टिकट से वंचित किया और उन्होंने इस काम को किया जाके कांग्रेस में मिल गए। एक नाम और भी भूल गए हैं, अजय निषाद का, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस का टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो ये सब रिजेक्टेड मटेरियल है। जब भाजपा ने रिजेक्ट कर दिया तो स्वाभाविक है जनता भी रिजेक्ट करेगी, चाहे आप कहीं से टिकट का जुगाड़ करके ले आओ। और रही बात, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम देश को कहां से कहां पहुंचा दिया हमने। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने की कवायद कर रहे हैं, और 2027 में आपको हम भारत को 3री सबसे बड़ी, अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ी कर देंगे। डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो शायद आपके डिबेट का टाइम हो जाएगा। जितनी चीजें हमने जन कल्याणकारी समाज के लिए किया है, आज उसी के दम पर तो हम चुनाव में खड़े हैं मजबूती से, और 400 पार की बात कर रहे हैं। और रही बात चौधरी साहब की, ये लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए जी, और हम लड़ रहे हैं सरकार के बनाने के लिए। तो हमारे इनके दृष्टिकोण में भी बहुत का अंतर है। ये 40, 42, 44 से ये 60, 65, 80 हो जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार 3री बार बनाने की कवायद कर रही है, और इंडी गठबंधन सर्वाइवल के लिए कवायद कर रही है। तो इस डिफरेंस को भी आप नोट कर लीजिए कि हमारा इनमें कितना बड़ा डिफरेंस है, और मंसूबे क्या है, हम क्या किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पानी पी के गाली देती थी आपको, जो आप पानी पी के गाली देता था कांग्रेस को, आज दोनों आपस में मिल गया है, लेकिन दल मिले हैं, शीर्ष नेता मिले हैं, लेकिन वर्कर नहीं मिला। आप चाहे तो अपने चैनल के माध्यम से इसकी तहकीकात दिल्ली के चुनावी गलियों में करवा। चलिए ठीक है। दीपचंद राठौर जी, अभी आपकी पार्टी गठबंधन में है और 300 से 320 सीट पर आपकी पार्टी शायद चुनाव लड़ेगी। पहली बात तो ये कि आपकी पार्टी के प्रत्याशी कहां पर कितनी मजबूत स्थिति में है, अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है। अब आपने पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि उनको टक्कर वो दे पाएंगे? वो तो पहले से वहां पर सांसद भी अच्छी खासी उनकी पकड़ है वहां पर। देखिए, कन्हैया कुमार जी बिल्कुल मनोज तिवारी जी को टक्कर दे पाएंगे, यही तो भारतीय जनता की बौखलाहट है। हाँ। ये आज कन्हैया कुमार जी भारतीय जनता पार्टी जो मनोज तिवारी उनके सामने खड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मनोज तिवारी इस बार ये सीट हार रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात आपसे बताना चाहूंगा आलोक भाई, जो आपने पहला चरण दूसरे चरण के अंदर आपके कोई प्रवक्ता आपकी बार ये नहीं कह रहे कि 400 पार 400 पार, वो लगता नारा फेल हो चुका है, वो आपको भी पता चल चुका है आलोक भाई। क्यों चौधरी साहब, पहली बार तो ये पहले चरण में तो कहते थे हम 400 पार लाएंगे, अब कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कह पा रहे कि 450। ठीक है, ये हकीकत है। ये देश की जनता ने इनको समझा दिया है कि अब की बार आपको झोला उठा के जाना है, आपका तय कर दिया देश की जनता ने। क्योंकि जो देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने जो जुमले दिए हैं देश की जनता के साथ, चाहे दिल्ली की जनता हो, चाहे दिल्ली प्रदेश की जनता हो, चाहे काय की भी जनता, सबको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी। आज देश का युवा यही देख रहा है कि 2 करोड़ युवा 2 करोड़ रोजगार है कहां पर। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा। आज वो हवाई चप्पल वाला पूछ रहा, वो हवाई यात्रा तो करा दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी। वो नहीं बता पाएंगे जी कि हमारी मतलब
देश में विदेश में डंका बज रहा है। अरे भाई, आप देश विदेश में डंका बज रहा है तो ये आप बताइए, जो 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, और वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1.5 GB डाटा और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा दे रहे हो, ये आपकी नीति दशा दिशा है? हाँ लोग भाई, ये बताइए ना, आपने अगर काम करा होता तो आप अपने मुद्दे पे लड़ते। आज आप मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हो, आप बस्ती बेनाम की राजनीति कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हो, कभी मुर्गा मछली की राजनीति कर रहे हो, कभी आरक्षण की बात कर रहे हो, और सबसे ज्यादा आरक्षण की जो बात करते हो सबसे ज्यादा विरोध तो आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी ने करा, और आप क्लेम कांग्रेस पार्टी पे करते हो। देखिए चौधरी साहब, आज जो मुद्दे हैं जनमानस के, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देश की आर्थिक असमर्थता हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, कोई भी अगर पार्टी उठा रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी, सड़क से लेकर संसद तक। क्योंकि 2014 से पहले तो इनको महंगाई बहुत लगती थी, अब किसी प्रवक्ता के मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कोई महंगाई शब्द है ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो महंगाई दिखती नहीं है ना आलोक भाई को, क्योंकि आलोक भाई तो उस पार्टी में रहते हैं जिसमें सारे नेता ईमानदार और सारे नेता अमीर हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जब होते हैं तो आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग में ऐसे शुद्ध हो जाते हैं जैसे आपने उनको गंगा जल से धो दिया हो। ये भी बता दिए चौधरी साहब को। नहीं, ठीक है। यही देश के प्रधानमंत्री दीपचंद जी, आपके मैनिफेस्टो में जनता के लिए क्या है? हमारे मैनिफेस्टो में देखिए चौधरी साहब, देश की युवाओं की बात है, देश की महिलाओं की बात है, देश के पिछड़े दलितों की बात है, किसानों की बात है। लेकिन आलोक भाई से पूछिए, आपके मैनिफेस्टो में क्या है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं तो इनके युवाओं की बात इन्होंने करी है, नहीं महिलाओं की बात करी है। आप इनसे पूछिए, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है उस मैनिफेस्टो को भी फॉलो नहीं कर सकते, जितने भी इनके 2014 नहीं, अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने और कहा भी है कि जितने भी ग्रेजुएट छात्र हैं उनको सबको जॉब मिलेगी, तो आप कहां से इतना रोजगार पैदा कर देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ सोच समझ के ही बोला कि हमने पहले इसकी स्थिति कर ली है कि जिससे 30 लाख नौकरी देने का वादा हमारे राहुल गांधी जी ने करा है, बिल्कुल देंगे। जैसी जहां हमारी सरकार आएगी, हमने कहा था राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आएगी तो हम राजस्थान अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वो पेंशन लेकर आएंगे, जो हमने कहा था। उसके बाद भी इन्होंने वो पेंशन हटा दी। पूछिए आलोक भाई से, हटाई कि नहीं हटाई? नहीं, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में तब लागू क्यों नहीं की? देखिए, हर संविधान के और लोकसभा के हर मुद्दे अलग अलग होते हैं, ये आपको मतलब मुद्दे होते हैं, मुद्दे बचाने के लिए कि जैसे चुनाव आए तो जनता के सामने उन मुद्दों को रख दो और जनता के सामने लॉलीपॉप रख दो जिससे वो लुक जाए। चौधरी साहब, आलोक भाई की पार्टी रख रही है, आलोक भाई खुद रखते आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, आप बताइए 10 साल में आपने क्या करा? ये तो बोले जी हमने 1.5 GB डाटा 5 किलो आटा दिया है। ये तो अपने इनकी अभी भी मोदी जी की गारंटी बता रहे हैं। आलोक जी, सवाल वही 1.5 GB डाटा और आटा क्या है? देखिए, मैं राठौड़ को सुन रहा था, ये तो कंफ्यूज है। इन्होंने जो चीज ये सत्ता में रहते हुए कर सकते थे इन्होंने नहीं किया और देश से देखा। मसलन MSc 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक ये थे, इन्होंने उसको लागू नहीं किया। और मनमोहन सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आर्थिक कारणों से इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, जो स्वामीनाथन की 2+50 का जो उनका फॉर्मूला है। और आज ये चिक कह रहे हैं कि हम आने के साथ लागू कर देंगे। क्या जनता को विश्वास है? होगा। जब वह कर सकते थे तो नहीं किए, अब आप कह रहे हैं कि हम कर देंगे। 1 लाख रुपए इन्होंने कहा आज हिमाचल में और कर्नाटक में जो इन्होंने वादा किया उसमें से बहुत तो लागू नहीं हुआ है। और कर्नाटक की जनता को अब ये रियलाइज हो गया है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। और जिन चीजों को इन्होंने लागू किया है उसके कारण इनके DK शिवकुमार चीफ मिनिस्टर का 2-3 बार बयान है कि आर्थिक स्थिति चरमरा है। हिमाचल में लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हिमाचल टूरिज्म की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके लोगों को 7-7 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। तो अब दूसरी बात,
सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। हम मतलब कांग्रेस। कांग्रेस सत्ता में कहां से आ जाएगी? कितनी सीटें लड़ रहे हैं और जहां जहां लड़ रहे हैं वहां विरोध हो रहा है। और देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो 6-7 इनके लीडर है बड़े बड़े इंडी गठबंधन के, सबने अपना मैनिफेस्टो लागू कर दिया। कोई 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है, कोई 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है, कोई 3,000 महिलाओं को देने की बात कर रहा है, कोई 1 लाख देने की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप बांटने की बात कर रहा है, तो कोई स्कूटी पूरे इंडिया में बांटने की बात कर रहा है। डीके ये बसों में यात्रा फ्री करने की कोई बात कर रहा है। तो ये सब देश की जनता ये जानने कंफ्यूज हो गई है। चलिए ठीक है, अगर ये अगर सत्ता में तो कौन सा मैनिफेस्टो होगा? ठीक है दीपचंद्र जी, अगर बीजेपी कुछ लागू कर देती है तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट तो हमारी सरकार में पहले से ही था, इसमें बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया, ये प्रोजेक्ट हम खुद लेकर आ रहे थे तो बीजेपी ने उसी को लागू किया है। और बीजेपी अगर कुछ काम नहीं करती है तो उस पर आप मुद्दा बना देते हैं कि बीजेपी ये लागू नहीं कर रही है, ये कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। चौधरी साहब, पहली बात तो आलोक भाई से पूछे, 10 साल पहले जो देश के प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने क्या कहा था, किसानों की आय मैं दुगनी कर दूंगा। आलोक भाई जरा बताइएगा आर्य न्यूज वालों को किसानों की आय कितनी है? नहीं, समय कम है दीपचंद जी, जल्दी कीजिए। देखिए, आज जो जुमले वादे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख प्रवक्ता प्रखर है, उनको एक ही परिपाटी पढ़ाई जाती है कि जनमानस के मुद्दे से बिखर होकर बात करनी है, जनमानस के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करनी है। अगर विपक्ष इनसे सवाल पूछे तो हम पूछेंगे महंगाई की बात तो ये चले जाएंगे राजस्थान के मुद्दे पे, हम पूछेंगे जी बेरोजगारी कहाँ है तो ये चले जाएंगे छत्तीसगढ़ की बात करने के लिए। देखिए चौधरी साहब, जनमानस के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं है। आज हम इंडिया गठबंधन वाले इनसे यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपका 400 पार का जो नारा था, आपके कोई प्रवक्ता 2-4 दिन से ये 400 पार का नारा कोई किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। पहले डिबेट में शायद आपके मुंह से भी 400 पार का नारा निकला था और आप बोलो कि इंडिया गठबंधन हमारी कितनी सीटें आ रहा है, हमारी छोड़िए। आज इंडिया गठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चौधरी साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन को पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि आप किस जगह खड़े हो। चलिए ठीक है दीपचंद्र जी, अभी आपने कहा कि जनमानस के मुद्दे की बात नहीं की जाती, शायद पहले और दूसरे चरण में इसीलिए वोटिंग प्रतिशत कम रहा है कि जनमानस के मुद्दे की कोई बातें नहीं है, या तो जनता रूठी हुई है या फिर बीजेपी दोनों चरणों में कहीं ना कहीं नुकसान उठाने के उसमें जरूर रही है। फिलहाल मेरे साथ आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।